आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार का जातीय सर्वे मामले पर आज सुनवाई। देवरिया कत्लेआम 9 साल से शिकायतों को टरकाने वाले अधिकारियों पर रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई, सीएम योगी का सख्त एक्शन। राहुल को रावण, मोदी को कठपुतली, पोस्टर वार के बाद अब सड़क पर संग्राम। मोदी सरकार ने दिया राजनयिकों को निकालने का अल्टीमेटम, ट्रूडो ने मजबूरी में उठाया ये कदम। कीचड़ में सेना की गाड़ियां, पानी में डूबा शहर, लोग दरबदर, सिक्किम जल प्रलय के बाद त्रासदी के निशान। जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी को मिला नोबेल शांति पुरस्कार, ईरान की सरकार ने 13 बार किया था अरेस्ट। जब अमेरिका ने नाटो सहयोगी का ड्रोन कर दिया तबाह, 1 किलोमीटर दूर था सैन्य अड्डा। रेपो रेट में बदलाव न होने से खुश रियल एस्टेट सेक्टर, घर खरीदने वालों के लिए एक्सपर्ट्स मान रहे बेहतर मौका। मिशन रानीगंज को बुकिंग में मिला सेल्फी से भी ठंडा रिस्पांस, अक्षय की सबसे बड़ी फ्लॉप बनेगी उनकी फिल्म। और शुभमन गिल को हुआ डेंगू, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप मैच से पहले बड़ा झटका। बिहार में जातीय सर्वे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सर्वे के आंकड़ों को जारी करने पर कोई रोक नहीं लगाई थी। अदालत का कहना था कि विस्तृत सुनवाई के बाद ही रोक का आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि इन सबके बीच बिहार सरकार ने सर्वे के आंकड़ों को जारी कर दिया है। सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद से ही काफी बवाल मचा है। बिहार सरकार की तरफ से जातीय सर्वे के आंकड़ों को सोमवार 2 अक्टूबर को जारी किया गया। बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी 27.13% है, जबकि अति पिछड़े वर्ग की संख्या 36.01% है। उन्होंने बताया कि राज्य की कुल आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 63% है। बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। यूपी के देवरिया में हुए कत्लेआम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। सीएम के आदेश के बाद मामले में लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों सहित 15 अधिकारियों पर गाज गिरी है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें वो अधिकारी भी शामिल है जो रिटायर हो चुके हैं। बीते दिन कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि जमीनी विवाद पर किसी तरह की घटना हुई तो संबंधित जिले और तहसील के अफसर नपेंगे। बता दें कि देवरिया में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गाँव में 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद में पूर्व जिला सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी। इस हत्या का बदला लेने के लिए प्रेमचंद पक्ष के दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर हमला कर दिया और दुबे सहित परिवार के कुल 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक गांव में 6 हत्याओं से पूरा प्रदेश दहल उठा। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नए युग के रावण के तौर पर दिखाया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर जारी कर उन्हें कारोबारी अडानी की कठपुतली बता दिया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर्स को लेकर यह तनातनी बुधवार को उस समय शुरू हुई जब कांग्रेस ने सोशल मीडिया ट्विटर पर एक पोस्टर शेयर कर मोदी को सबसे बड़ा झूठा बता दिया। एक अन्य पोस्टर में पीएम मोदी को जुमला बॉय भी बताया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी का एक पोस्टर ट्वीट किया। इस पोस्टर में राहुल गांधी को नए युग के रावण के रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर में कैप्शन में लिखा गया है कि नए युग का रावण यहाँ है, धर्म का विरोधी, इसका उद्देश्य भारत को नष्ट करना है। कनाडा ने अपने अधिकांश राजनयिकों को भारत से बाहर भेज दिया है। आज शुक्रवार को सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई राजनयिक दिल्ली छोड़कर या तो कुआलालंपुर या सिंगापुर चले गए हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों में चल रहे तनाव के बीच गुरुवार को भारत ने सख्त लहजे में कहा था कि दोनों देशों में एक दूसरे के राजनयिकों की संख्या बराबर होनी चाहिए।
भारत ने कनाडा को अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था। कनाडा के टेलीविजन नेटवर्क सीटीवी न्यूज ने कनाडाई राजनयिकों के भारत छोड़ने की जानकारी दी है। सीटीवी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत सरकार ने कनाडा से कहा है कि वो भारत में अपने राजनयिकों की संख्या कम कर उतनी कर दे जितनी कनाडा में भारतीय राजनयिक है। सिक्किम में आए फ्लैश फ्लड की वजह से अब तक 18 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इंसानों का इस बाढ़ में कहां ही पता चलेगा जब बाढ़ की लहर 3-4 मंजिलें ऊंची इमारत को भी बहा ले गई। कई इमारतों की दूसरी मंजिल तक कीचड़ जमा है जो अब जमकर बर्फ बनता जा रहा है। बादल फटने की वजह से चुंगथांग में मौजूद साउथ लोहोनक लेक का लेवल बढ़ा। दबाव की वजह से झील की दीवार टूट गई। इतना पानी और कीचड़ बहकर नीचे आया कि कई शहर तबाह हो गए। चुंगथांग डैम टूटा, इसके बाद तो रास्ते में जो भी आया सब कुछ खत्म, लापता। तीस्ता बेसिन के कई गांव और कस्बे गायब हो गए हैं। ईरान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने ईरान में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी के लिए फ्रीडम को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी। इसके लिए नरगिस को साल 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरगिस मोहम्मदी उस बहादुर महिला का नाम है जिसे ईरान की सरकार ने 13 बार अरेस्ट किया, लेकिन उनके बुलंद हौसलों में कमी नहीं आई। इतना ही नहीं, नरगिस ने 31 साल जेल में बिताए। उन्हें 164 करोड़ की सजा सुनाई गई थी। नरगिस मोहम्मदी को जब यह सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया उस वक्त भी वो जेल में थी। नोबेल पुरस्कार समिति के अनुसार नरगिस मोहम्मदी को अपने संघर्ष के लिए जबरदस्त कीमत चुकानी पड़ी। फ्रंट लाइन डिफेंडर्स अधिकार संगठन के अनुसार ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता तेहरान की एविन जेल में कई सजा काट रही है। नरगिस मोहम्मदी पर ईरानी शासन के खिलाफ भ्रामक प्रचार फैलाने का आरोप है। अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों ने गुरुवार को नाटो सहयोगी तुर्की के एक ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन को सीरिया में अमेरिकी बलों के लिए संभावित खतरा माना जा रहा था। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका ने गुरुवार को सीरिया में अपने सैनिकों के पास काम कर रहे एक सशस्त्र तुर्की ड्रोन को मार गिराया है। यह पहली बार है जब वॉशिंगटन ने नाटो सहयोगी तुर्की के एक विमान को मार गिराया है। तुर्की रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि जिस ड्रोन को मार गिराया गया वह तुर्की सशस्त्र बलों का नहीं था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ड्रोन किसका था। रियल एस्टेट सेक्टर के दिग्गजों ने भारतीय रिजर्व बैंक के लगातार चौथी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर बरकरार रखने के निर्णय को स्वागत किया है। रियल एस्टेट क्षेत्र का प्रमुख निकाय नारेड को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन बांदेलकर ने कहा, हम रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के फैसले का स्वागत करते हैं। इस कदम से सभी को फायदा होगा और बाजार में नकदी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा, इसके साथ ही यह आवास लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। त्योहारों को देखते हुए ब्याज दरों में स्थिरता से उन कंपनियों को भी राहत मिलेगी जो जटिल आर्थिक परिदृश्य से जूझ रहे हैं। OMG 2 की कामयाबी के बाद ये लगा कि अक्षय कुमार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए जनता फिर से एक्साइटेड है। आज अक्षय कुमार की नई फिल्म मिशन रानीगंज थिएटर में रिलीज हो रही है और इसे जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रियल लाइफ घटनाओं पर बेस्ड अक्षय कुमार की फिल्में थिएटर्स में अच्छा बिजनेस कर रही है। मिशन रानीगंज भी एक रियल घटना पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल पर बेस्ड है, जिन्होंने कोयले की खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाई थी। मिशन रानीगंज में अक्षय इसी जसवंत सिंह गिल का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन अक्षय के स्टारडम के हिसाब से शुरू से ही इस फिल्म को लेकर वैसा मजेदार माहौल नहीं था जैसा उनकी फिल्मों के लिए होता है। अब ये फिल्म थिएटर्स में तो पहुंच चुकी है, लेकिन पहले दिन का इसका बिजनेस बहुत दमदार होता नजर नहीं आया। टीम इंडिया
के क्रिकेटर शुभमन गिल का डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैच में उनका खेलना संदिग्ध है। टीम प्रबंधन शुक्रवार को कुछ परीक्षण के बाद स्टार बल्लेबाज की उपलब्धता पर फैसला करेगा। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले बीमार हो गए हैं। ऐसे में यह भारतीय टीम के लिए भयंकर झटका माना जा रहा है। हालांकि वह पहला मैच खेल पाएंगे या नहीं, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम इस स्टार बल्लेबाज की तबीयत पर लगातार नजर रख रही है।